अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम का ईवीएस की क्लास में इस्तकबाल है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें है बीज यानी कि सीड। फिर उसके बाद दूसरी टॉपिक है वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड प्लांट यानी ज़रई पौधे और जंगली पौधे और ज़रई पौधे। फिर उसके बाद तीसरी टॉपिक वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स देयर फूड, जंगली और पालतू जानवर और उनकी ग़िज़ा के बारे में इंशाल्लाह आज की क्लास में हमको पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा सा ये एक क्या बोलते हैं पॉलिनेशन के बारे में की याद देखिए। तो खुदजेरगी किसको बोल रहे बोले तो जो है मादगे और जर्रेशा स्टेमेन और कार्पल या पिस्टिल उसी फूल के अंदर अगर हो रही तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है। देखिए एक फूल से दूसरे फूल पर जब होता यानी तो एक पौधे से प्लांट ए और प्लांट बी बोल के भी बताया। देखिए मैं नहीं तो वहां पर ऊपर एक ही प्लांट है लेकिन दो अलग अलग फूल है, उसके डिफरेंट फ्लावर्स है। तो वैसे इसको हम जो है क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया था। मतलब पॉइंट्स की शक्ल में बोला था, मैं बिट्स बोला था। अब ये एक फिगर डाल के बताया। अब उसके बाद थोड़ा सा ये पॉलिनेशन का फर्टिलाइजेशन देखेंगे अब हम। उसके बाद सीड्स के बारे में शुरू करेंगे। हाँ तो देखिए ये फर्टिलाइजेशन या बारबरी का अमल है। लेफ्ट टू राइट देखिए स्क्रीन, लेफ्ट टू राइट तो देखेंगे हम लोग क्या है पोलन ग्रेन या जर्रेशा किस तरीके से पोलन ट्यूब में डेवलप हो रहा। पहले फर्स्ट लेफ्ट पे देखे तो थोड़ा सा पोलन ट्यूब डेवलप हुई, फिर उसके बाद फिर सेकंड में जो है तो पूरी तरीके से डेवलप हुई, थर्ड में जाकर जो है तो वो बैजान से मिल गई जीरा नली या पोलन ट्यूब। तो जैसा ही मिलती है उसको जो है तो अपन फर्टिलाइजेशन या बारबरी कहेंगे। अब उसके बाद आज की जो टॉपिक है हमारी फ्रॉम विच क्लास, हाँ सीड्स के बारे में पढ़ना है हमको आज, बीज के बारे में। तो बीज के बारे में हमको कुछ ज्यादा ऐसा मतलब कोई डिफिकल्ट पॉइंट्स वगैरह तो नहीं है। क्लास थर्ड फोर्थ में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया। तो पॉइंट्स में आप लोगों को बोलूंगा, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखा तो नोट कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ सुन ले सकते। क्या है देखिए, बीज पौधे को उपजने के लिए बीजों की जरूरत होती है। हाँ फिर एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, क्या तमाम बीज एक जैसे होते हैं बल्कि पूछ रहा हूँ। क्लास फोर्थ में हमको एक सवाल क्या कर रहा हूँ, क्या तमाम बीज एक जैसे होते हैं? तो नहीं होते। क्या ऐसा है कि चंद बीज छोटे होते हैं जसामत के एतबार से, तो चंद बीज बड़े होते हैं। जो छोटे बीज होते हैं उनके एग्जाम्पल्स दिया तुवर और बरगद। छोटे जो बीज होते हैं वो तुवर और बरगद के होते हैं, और जो बड़े बीज होते हैं वो आम का बीज या नारियल का बीज। चंद बीज सख्त खौल वाले होते हैं बोल गए, वो भी एक पॉइंट बता रहा हूं उसमें कि चंद बीज कैसे होते हैं, सख्त खौल वाले, जिसकी मिसाल है इमली का बीज या रीठे का बीज। इनके जो खौल होते हैं वो काफी सख्त होते हैं। तो चंद बीज नर्म होते हैं जैसे धनिये का बीज और तिल के बीज। तो हमसे क्या है क्लास फोर्थ में एक सवाल किया गया, क्या तमाम बीज एक जैसे होते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, तमाम बीज एक जैसे नहीं होते। जसामत के एतबार से बाज बीज छोटे होते हैं, बाज बीज बड़े होते हैं। जो छोटे बीज है उनके एग्जाम्पल्स है तुवर और बरगद, जो बड़े बीज है उनके एग्जाम्पल्स है नारियल का बीज, आम का बीज। और जिनके खौल सख्त खौल वाले होते हैं वैसे बीज कौन से है? इमली का बीज और अरंडी का बीज। तो चंद बीज जो है सो नर्म होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स है धनिये का बीज और तिल के बीज। उसके बाद फिर आगे क्या है, बीजों को तंबियत पाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, मुनासिब मकदार में होना जरूरी है बोल के बोल रहा।
बीज को उपजना या जो है सो सीड जर्मिनेट होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। एक है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है सूरज की रोशनी। ये तीनों का मुनासिब मकदार रही तभी क्या है वो बीज उपज सकता या उस बीज की तंबियत हो सकती है। बीज की तंबियत पाने के लिए तीनों का मुनासिब मकदार में होना जरूरी है, हवा, पानी और सूरज की रोशनी का। फिर उसके बाद एक दूसरा उसमें क्या पॉइंट है बोले तो केचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है, ये भी जमीन को जरखेज करता है। हाँ, तो जमीन की जरखेजी के बारे में बताना आपने को। तो जमीन जरखेज किस तरीके से होती है? मुर्दा दरख्त, जमीन पर जो पत्ते गिरते हैं या जानवरों के फुजले, ये तमाम जमीन में मौजूद खूर्दबीनी अजसाम के जरिए सड़ जाते हैं और जमीन को जरखेज बनाते हैं। तो उसी में जो है तो केचुआ भी अपना एक रोल अदा कर रहा जमीन को जरखेज बनाने में, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है? किसान का दोस्त कहा जा रहा है। ये भी क्या करता है? जमीन को जरखेज बनाता है। फिर उसके बाद बीज के बारे में एक क्या आप जानते हैं बोल के उसमें दिया, जब अमेरिका से हमारे मुल्क को गेहूं दरामद की गई थी तो उसके साथ वीट पार्थिनम के बीज भी इसके साथ आ गए। तो जब अमेरिका से हमारे मुल्क को गेहूं लाया गया तो उसके साथ क्या हो गया? वीट पार्थिनम बोल के एक गैर जरूरी पौधे के बीज भी जो है तो वो गेहूं के साथ हिंदुस्तान को आ गए। तो इस पार्थिनम पौधे का एक और नाम है जिसको कांग्रेस वीड भी कहते हैं। ये जो पौधे हैं ये सड़कों के अतराफ व अकनाफ खाली जगहों पर या खेतों में उगाए जाते हैं। अच्छा, इनसे कोई खास फायदा नहीं होता बल्कि इनसे नुकसान ही है। ये पौधों से पार्थिनियम जो प्लांट्स रहते उनके जो जर्रेशे रहते उसकी वजह से जो है तो फेफड़ों, आंख और जिल्द की बीमारियां लाहक होती हैं। तो ये जो पार्थिनियम पौधे हैं इनके जो जर्रेशे हैं उसकी वजह से फेफड़ों, आंख और जिल्द की बीमारियां लाहक होती है। तो बीज के बारे में कुछ मालूमात दी गई। उसके बाद बीजों का इंतजार यानी डिस्पर्शन ऑफ सीड्स जो है तो ऑलरेडी अपन वो पॉलिनेशन के टाइम पे देखे थे, एजेंट्स के जरिए होता हुआ देखे थे। फिर एक बार रिपीट करना मुनासिब नहीं है। तो ये मतलब डिस्पर्शन ऑफ सीड भी हो गया। अब बीज के बारे में और कोई दूसरी क्लास में भी नहीं मिला मुझे ज्यादा मवाद, बस ऐसी बातें थी बीज को लेके। थोड़ा सा नर्सरी के बारे में बता रहा आपने को। नर्सरी किसको कहते हैं? तो नर्सरी की डेफिनेशन क्या है देखिए, किसी का माइक ऑन है। सर म्यूट ऑल करें आप करीम सर। हाँ चलिए देखिए, तो नर्सरी के तारीफ क्या है देखिए, मुख्तलिफ किस्म के पौधों को उगाने वाले मरकज को नर्सरी कहते हैं। नर्सरी में पौधों की अफजाइश करते हैं और फरोख्त करते हैं। अगर हमको पौधे खरीदना है तो हमको जो है तो नर्सरी में जाकर खरीदना रहता। तो वही बोल रहा है कि वहां पर हम वो क्या करते हैं, पौधों की अफजाइश करते हैं और उसको फरोख्त करते हैं। अच्छा, उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यानी महकमे जंगलात के भी नीम, सागवान और डायरिस, एक नए पौधे का नाम है देखिए डायरिस, DARIS डायरिस, जिसको जो है तो कनूगा भी कह रहे, कनूगा KANUGA कनूगा। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से जो है तो सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये पौधे भी नर्सरी वालों को दिए जा रहे हैं। महकमे जंगलात से नीम, सागवान और डायरिस के पौधे, डायरिस DAIRIS
डेरिस के पौधों को नर्सरी में लगाकर सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जा रहा है। वहाँ लगेगा ना। इधर आओ, इधर खेलो। पलंग पे नहीं चढ़ना, पैर कम नहीं होते फिर और दर्द हो जाए। हाँ तो देखिए, तो ये महकूमे जंगलात की तरफ से 3 पौधे दिए जा रहे हैं, नीम, सागवान और डायरिस, जिसको डायरिस का एक और नाम है कनूगा, KANUGA, कनूगा। तो इनको लगाकर क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये 3 पौधों के नाम याद रख लीजिए, नीम, सागवान और डायरिस। अच्छा, नर्सरी में खासकर जो नबाती तरीके तौलीद, फूल के अलावा जिन हिस्सों से तौलीद का अमल किया जाता है उसको नबाती तरीके तौलीद कहा जाता है। तो नर्सरी में वो भी किया जाता है, जैसे कि दाब लगाना, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, टिश्यू कल्चर यानी कि बाफ्ती कल्चर, कलम के जरिए यानी कट हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ देखिए, नर्सरी के बारे में पढ़ रहे थे, नर्सरी का डेफिनेशन बोला था मैं, उसके बाद महकूमे जंगलात यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से जो 3 पौधे दिए जा रहे हैं, वो 3 पौधे के नाम याद रख लीजिए आप लोग, नीम, सागवान और डायरिस का पौधा, DARIS। डायरिस पौधे का एक और नाम है कनूगा, KANUGA, कनूगा। ये 3 पौधों के जरिए क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री यानी समाजी जंगलात की तरक्की के तहत सरबराह किए जा रहे हैं। ये जो 3 पौधे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी महकूमे जंगलात की तरफ से जो है तो दिए जा रहे हैं, ताकि सोशल फॉरेस्ट्री बढ़ सके, समाजी जंगलात की तरक्की ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए ये 3 पौधे दिए जा रहे हैं, डायरिस, कनूगा। उसके अलावा नर्सरी में खासकर क्या है, नबाती तरीके तौलीद से भी पौधों को उगाया जाता है। अब ये नबाती तरीके तौलीद क्या है, मतलब इसका कि फूल के अलावा जो दूसरे हिस्सों से जो तौलीद का अमल होता है उसको नबाती तौलीदी तरीका कहेंगे। जैसे कि दाब लगाना, जिसको इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद है टिश्यू कल्चर यानी बाफ्ती कल्चर, और तीसरा है कलमकारी यानी कटिंग करना, कटिंग के जरिए पौधे को लगाना। अब इन तीनों के अलावा एक और तरीका यानी बीज बोकर भी नर्सरी में पौधे उगाए जाते हैं। फिर उसके बाद नर्सरी के बारे में और क्या दे रहा कि शेड, नेट, पॉली हाउस के जरिए मसनूई माहौल पैदा करके पौधे उगाए जाते हैं। तो नर्सरी में क्या करते हैं, शेड डाल देते, यानी तो नेट्स लगाते, या फिर जो है सो पॉली हाउस के जैसा एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट पैदा करके वहां पर पौधों को उगाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी, हयाती तनों का एक एग्जाम्पल क्या है, नर्सरी है। हयाती तनों की मिसाल क्या है, नर्सरी। फिर उसके बाद माहौल के तहफ्फुज के लिए भी नर्सरी बहुत मददगार होती है, बोल के बोल रहा। फिर उसके बाद नर्सरी में कैक्टस यानी जो एक सहराई पौधा या रेगिस्तानी पौधे से लेकर हथेली में समाने वाले गमलों में मौजूद
बोनसाई पौधे तक दस्तयाब रहते हैं। तो नर्सरी में अलग अलग वैरायटीज के जो है सो पौधे रहते हैं बोल के बोल रहा। उसके एग्जाम्पल्स क्या बता रहा वो तो जीरोफाइट्स यानी कि जो रेगिस्तानी पौधे हैं, सहराई पौधे हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस लिया उन्हें। और बड़े पौधों को छोटे गमलों में एक जापानी तरीका है बोनसाई मेथड, उसके जरिए जो है सो बड़े पौधों को छोटे से गमलों में भी उगाया जाता है। तो नर्सरी में ये भी दस्तयाब रहते हैं बोल के बोल रहा। ये नर्सरी के बारे में है। अब उसके बाद बीज के बारे में क्या है थोड़ा, अगर आगे की क्लासेस में देखें तो एक बीज पतिया और दो बीज पतिया बोल के रहता, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड मतलब जिसके दो पार्ट्स रहते समझो, जैसा कि सेम का बीज अगर हम देखेंगे या आम का देखेंगे बीज तो उसको उसके दो पार्ट्स रहते, दो कॉटिलिडन्स रहते, तो उसको डाई, इसीलिए डाई मतलब दो कॉटिलिडन्स रहते, इसलिए उसको डाइकॉट कहा जा रहा है। जबकि धान, मकई, गेहूं अगर इसको हम देखेंगे तो ये मोनोकॉट यानी एक बीज पत्ती होते। इनका सिर्फ इनमें एक ही कॉटिलिडन होता है, ये सिंगल रहते समझो, होल रहते। इनको अपन जो है सो इसमें पार्ट नहीं देख सकते हम लोग। धान में, मकई में और गेहूं में ये क्या है, एक बीज पत्ती की मिसालें हैं। और दो बीज पत्ती की मिसालें यानी डाइकॉट सीड्स की एग्जाम्पल्स है सेम, आम, मिर्च वगैरह। फिर उसके बाद बसली जड़े और बसली तने के एग्जाम्पल्स भी याद रख लीजिए। यानी जब जो जायद ग़िज़ा को पौधा अपने जड़ों में अगर जखीरा कर लेता है या स्टोर कर लेता है तो वैसे जड़ों को हम बसली जड़ें कहेंगे। उसके एग्जाम्पल्स है मूली, गाजर और चुकंदर। जखीरा करने वाले जड़ों के एग्जाम्पल्स है मूली, गाजर और चुकंदर। और तने में जो स्टोर करते बसली तने के जो एग्जाम्पल्स है वो आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज। बसली जड़ों के एग्जाम्पल्स है मूली, गाजर, चुकंदर। बसली जड़ों की मिसालें हैं, यानी जखीरा करने वाली जड़ों की जो मिसालें हैं जड़ों की, रूट्स की, तो वो है मूली, गाजर और चुकंदर। और जखीरा करने वाले तने के एग्जाम्पल्स है आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक, अनियन। तो ये प्लांट्स के बारे में थे। अब वो प्लांट्स को अगर हम आगे देखेंगे तो ज़राअत का ताल्लुक भी पौधों से ही है, तो उसके बारे में हम जो है तो अभी देखेंगे ज़राअत और फसलें क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा था फूल की टॉपिक को लेके, जरा उसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में बोलिए। फूल का ये हिस्सा जर्रेशा कहलाता है। अकमामा, अकलीचा, मादा कोट, नरकोट। फूल का ये हिस्सा जर्रेशा कहलाता है। यानी जर्रेशा का ताल्लुक ये चार ऑप्शंस में से किससे है, किसमें से है? अकमामा से है, अकलीचा से है, मादा कोट से है या नरकोट से है? जर्रेशा, स्टेमिन। हाँ, इसका जवाब है नरकोट। ये अकमामा, अकलीचा तो ये क्या है बोले तो इमदादी हिस्से है। और ये जो मादा कोट है उसका तो ताल्लुक वो कलगीने, बेजान, वो इसके पार्ट है वो। ठीक है, तो अब
हाँ नरकोट बराबर। अच्छा और क्या, इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछा था, लीफ की टॉपिक चल रही थी जब, मतलब इस पौधे के जो है सो गोदे को यानी पेस्ट के जैसा खारिश की स्कैबिस डिसीज में इस्तेमाल करते बोल के, तो उसका सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब है तुलसी। स्कैबिस डिसीज में इस पौधे के पत्ते का पेस्ट या गोदे का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके ऑप्शंस क्या थे? बड़का, पुदीने का, तुलसी का या नीलगिरी का बोल के। तो सही जवाब क्या है उसका? तुलसी का। हाँ वो तो बगैर बोर्ड के प्रॉब्लम तो हो रही मेरे को भी, क्या ऐसा करेंगे। ज़राअत या फसल के बारे में है, देखिए थोड़े पॉइंट्स है। आप स्क्रीनशॉट लेते या नहीं तो जो है सो लिख लेते, कैसा करते देखिए। ज़राअत या फसलें हैं, तो ज़राअत से मुराद क्या है बोल के, फसल उगाना बोल के बोल रहा। ज़राई काम क्या है वो बताया अपने को। फिर उसके बाद एक नागू तरीका है, इम्पोर्टेड। अगर ये पूछा तो इससे पहले प्रीवियस में पूछा शायद, माजी में किसान जो है सो बीज लेते थे, फिर उससे बढ़ के जो है सो फिर ज्यादा मकदार में वापस करते थे, वैसे तरीके को नागू कहा जाता है। फिर उसके बाद धानों के अकसाम 5400 है बोल के बता रहा। आम के अकसाम, लेकिन क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रही उनकी तादाद। फिर एक इदारा है, वो इदारे को थोड़ा सा याद रख लीजिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स बोल के, जिसको अपन शॉर्ट में जो है सो NBPGR आर मतलब रिसोर्स है वो एक। वहां से अपन क्या कर सकते बोले तो पौधे के जीन को हासिल कर सकते अपन। यानी बाज वैरायटीज अगर अपने को जो है सो मार्केट में दस्तयाब नहीं हो रही, तो वैसे बीजों को अगर अपने को हासिल करना है बोले तो यहाँ पर जाना अपन, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स में जाकर ये लोग क्या कर रहे बोले तो उसको स्टोर करके रख ले रहे हो जीन्स को। फिर उसके बाद जो है सो बैन फसल बोल के बता रहा, किसको कहते हैं? किसी एक जगह पर बाइक वक्त एक से ज्यादा फसल को उगाने का। एक हफीज की कहानी दिया, देखिए उसमें हफीज नामी किसान की किस तरीके से जो है सो ने अपनी फसल को उगा रहा। 10 एकड़ खेत है उसका, उसके 10 एकड़ में जो है सो किस तरीके से उन्हें अलग अलग फसलों को बैन फसल यानी मुस्तहकम ज़राअत बोल के बोल रहा। एक नई टर्म यूज करा उन्हें, मुस्तहकम ज़राअत बोल के। मुस्तहकम ज़राअत मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। यानी क्या करा बोले तो जो हफीज नामी किसान जो बताया और उसकी कहानी जो दिया अपने को, उसमें उन्हें खुद अपने खेत में क्या करा बोले तो खाद बना ले रहा। फिर उसके बाद जो है सो पोल्ट्री फार्मिंग कर ले रहा। फिर उसके अलावा जो है सो बैन फसलें भी लगा ले रहा। तो ऐसे ज़राअत के तरीकों को हम क्या मुस्तहकम ज़राअत का तरीका कहेंगे। जैसा क्या बता रहा बोले तो उसके पास जो है सो 10 एकड़ खेत था, उसमें 5 एकड़ पर उन्हें शहतूत लगाया, आधे एकड़ पर मकई लगाया, आधे एकड़ पर जो है सो बैन फसल के तौर पर अदरक और हल्दी को लगाया। फिर 3 एकड़ पर वो चारे के लिए घास को लगा लिया। फिर उसके बाद 1 एकड़ पर तरकारियां और फूल को लगाया बोल के बता रहा। फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट भी है, जो केंचुओं की मदद से तैयार की जाती है। फिर उसके बाद नीम ऑयल का पहले जो है तो रिवायती जो तरीका था, कीमियाई खाद आने से पहले क्या करते थे बोले तो
पेस्टिसाइड्स यानी कर्मकश अद्वियात जिसको उर्दू में कहेंगे, तो नीम के ऑयल को जो है सो पेस्टिसाइड के जैसा यूज किया जाता था। फिर उसके बाद पंचगाव्या बोल के भी दे रहा, इन्हें भी फंगी कश है। उसके प्रिपरेशन का तरीका बता रहा, देखिए जानवरों का फुजला, दूध, दही, घी, केला, नारियल पानी, गुड़ और पानी को मिलाकर ये पंचगाव्या बनाती। एक लिक्विड रहता, माया खाद रहती, जिसका छिड़काव किया जाता। और इसके अलावा एक और खाद का नाम दे रहा उन्हें, जियो अमृत बोल के भी है, वो भी एक खाद है। और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लेयर्स रहते, और गोश्त के लिए जो अंडों के लिए लेयर्स रहते, और गोश्त के लिए बॉयलर्स रहते। फिर एक ये डीडीएस का भी पूछा था, ये एक रजाकाराना तंजीम है बोल के इससे पहले एक सवाल पूछा गया था, दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ये पूरा नहीं देके उन्हें क्या है उसका अब्रिविएशन खाली डीडीएस बोल के दे दिया था। ये जिले संगारेड्डी में जहीराबाद में वाक़ है। ये अपनी वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड प्लांट जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड है ये। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डीडीएस ये दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं बोले तो, संगारेड्डी के अतराफ की यानी जहीराबाद के अतराफ के जितने भी किसान हैं उन लोगों को जो है तो बीजों को किस तरीके से जमा करना और जो है ज़राअत की तरगीब दे रहे, समझिए अच्छी फसल किस तरीके से हासिल होना उसकी तरगीब दे रही है एनजीओ वाले। और यहाँ महबूब नगर के किसान ये उन लोगों का ये कहना है कि अगर कहीं पर खुर्द अजनास की फसल अच्छी हो रही तो वहाँ का हयाती तनु यानी बायोडाइवर्सिटी वहाँ की अच्छी होगी, ये महबूब नगर के किसानों का मानना है। अब उसके बाद फसलों के अक़साम है, देखिए फसलों के अक़साम दो तरीके हैं। फसलों की किस्में जो है, एक तिजारती फसलें हैं और एक है ग़िज़ाई फसलें। फसलें दो तरह की है, एक ग़िज़ाई फसलें और एक है तिजारती फसलें। तो ये सुन लीजिए क्या है, इसके एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए। ग़िज़ाई फसलें तो हमको आसानी से मालूम हो जाती, फिर भी एक मरतबा सुन लीजिए। धान, गेहूं, मकई, जवार, दालें, तेल के बीज। तेल के बीज इंपॉर्टेंट है, देखिए ग़िज़ाई फसलों में शुमार हो रहा है। तेल के बीज, तरकारियां और फल, ये क्या है हमारी ग़िज़ाई फसलें हैं। उसके बाद है तिजारती फसलें, जिसमें जो है सो तीन नाम दिया उन्हें, कपास, पटसन यानी कि जूट और जो है सो मिर्च। ये तीन जो है सो ग़िज़ाई फसलें मीन्स ग़िज़ा के तौर पर जिनको हम इस्तेमाल करते उसको ग़िज़ाई फसलें कहते हैं, और जिनका कमर्शियल यूज रहता उनको जो है तिजारती फसलें कहेंगे। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स दिया तिजारती फसलों के, कपास, पटसन, पटसन को जूट कहते हैं इंग्लिश में, और मिर्च। अब उसके बाद एक और आगे पॉइंट क्या है, एक ही फसल के कई अक़साम होते हैं। यानी कि जवार की मिसाल दे रहा हूं यहाँ पर, पीली जवार भी रहती और सफेद जवार भी रहती। कैश क्रॉप भी कहेंगे, हाँ नगद फसलें भी कहेंगे उसको। तिजारती फसलों को एक और नाम क्या है, नगद फसलें भी कह सकते हैं, कैश क्रॉप। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, एक ही फसल के यानी एक ही जो फसल रहेंगी उसके अलग अलग अक़साम भी रह सकते। जैसा कि जवार में बता रहा, एक पीली जवार रहती और एक सफेद जवार रहती। फिर उसके बाद धान के अक़साम दे रहा, देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। धान के जो वैरायटीज है वो है IR20। हाँ, ये वाला है, देखिए पेज। तो धान के एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, IR20 है, हमसा, सोरना, मसूरी, बंगारू, तेगा, सांबा। ये क्या है, धान के वैरायटीज है, अलग अलग वैरायटीज है, समझिए। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको।
उसके बाद तुअर का बता रहा, लाल तुअर, सिया तुअर, आशा, नड़पी, ये तुअर के एग्जाम्पल्स है। एक ही फसल के कई अकसाम होते हैं, वो चीज को बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, अलग अलग वैरायटीज के नाम दिया। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आगे क्या बता रहा, मुख्तलिफ फसल के तैयार होने के लिए मुख्तलिफ वक्त दरकार होता है, यानी हर फसल का एक टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो उसके एग्जाम्पल से देखिए, धान, जवार, मूंगफली, धान, जवार, मूंगफली की फसल के लिए 4 महीने का वक्त दरकार होता है। कौन सी क्लास की बुक है? फिफ्थ क्लास की ईवीएस। हाँ, तो 4 महीने का जो वक्त लगता है वैसी फसलों के एग्जाम्पल्स है धान, जवार और मूंगफली। फिर उसके बाद तुअर की फसल के लिए तकरीबन 6 माह का वक्त दरकार होता है। तुअर की जो फसल है उसके लिए 6 माह का वक्त दरकार होता है। धान, जवार और मूंगफली के लिए 4 महीने का वक्त दरकार होता है। उसके बाद 2 तरह की फसलें होती है, एक खुश्की वाली, यानी जिनको कम पानी रहा तब भी वो उसकी फसल की जा सकती है, और एक जो है सो कसीर मकदार में पानी की जरूरत रहती। तो कसीर मकदार में जो जिसको जरूरत रहेगी उसका एग्जाम्पल है धान। धान की फसल के लिए पानी की कसीर मकदार की जरूरत होती है, जबकि जवार और मूंगफली के लिए कम पानी की मकदार की जरूरत होती है बनिस्बत धान के। तो इसीलिए जवार और मूंगफली को खुश्क फसलें, तो जवार और धान के लिए कसीर मकदार की जरूरत रहती है, जवार और मूंगफली जैसी फसलों को खुश्क फसलें या बारिश पर मुनहसिर फसलें कहा जाता है। हाँ, तुअर की जो फसल है ये भी एक खुश्क फसल है। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए इसी से, ये टॉपिक से जुड़ा हुआ। एक किसान काश्त के लिए 2 एकड़ खुश्की की जमीन खरीदता है। एक किसान क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आया था देखिए, ये ज़राअत और फसलों की टॉपिक से ही। एक किसान काश्त के लिए 2 एकड़ खुश्की की जमीन खरीदता है, जेल की फसल इसके लिए तरजीह नहीं हो सकती। A farmer purchased 2 hectares of dry land for cultivation. The following crop may not be the preferred one. तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखिए, मूंग, मिर्च, गन्ना, कपास, ग्रीन ग्राम, चिल्ली, शुगर केन, कॉटन। खुश्की की फसल क्या हो सकता है, इसका आंसर बोलिए चैट बॉक्स में आप लोग। 2 एकड़ खुश्की की जमीन है उसके पास, ड्राई लैंड है समझो, तो उसमें उन्हें ये कल्टीवेट नहीं कर सकता। मूंग या मिर्च या गन्ना या कपास, ये 4 ऑप्शंस में मूंगफली नहीं, मूंगफली खुश्की की फसल है, ड्राई लैंड क्रॉप। कपास भी नहीं, मिर्ची, मिर्ची नहीं, कॉटन। ये पूरे देखिए ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन है वो क्या है बोल, तो तीनों के तीनों जो है तो खुश्की वाली फसलें हैं। मूंग, मिर्च और कपास, ये तीनों जो है मूंग, मिर्च और कपास खुश्की वाली फसलें हैं, जबकि गन्ने की जो शुगर केन है वो तरी वाली फसल है, जिसको पानी की ज्यादा मकदार में जरूरत रहती है। तो इसका सही जवाब है गन्ना, शुगर केन। हाँ, गन्ना बराबर। उन्हें खुश्की की ड्राई लैंड लिया था ना 2 एकड़ की, तो उसमें गन्ना नहीं लगा सकता, क्योंकि गन्ने को कसीर पानी की मकदार की जरूरत होती है।